हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एसोफेगस के सेक्शन का लास्ट टॉपिक विच इज़ द एसोफेजियल कैंसर्स। एसोफेजियल कैंसर्स में क्या है कि इस पूरे होल टॉपिक में क्या लिखा है कि दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंसर्स। फर्स्ट वन इज़ एडिनोमा और सेकंड वन इज़ स्क्वेमस। तो दो टाइप्स के एसोफेजियल कैंसर होते हैं, एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एक क्या होता है एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, मोस्ट कॉमन ओवरऑल जो हमारे एशियन कंट्रीज़ में कौन सा होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन ये होता है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि एडिनोकार्सिनोमा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं उसमें क्या होता है, एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन वेस्टर्न में कौन सा होता है, ये एशिया के अंदर ज़्यादा होता है और ये कौन सा होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ठीक है, और अगर हम लोकेशन की बात की जाए तो जो एडिनोकार्सिनोमाज हैं, मैंने आपको बताया था कि एडिनोकार्सिनोमा क्यों होता है, जो हमारा गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन होता है, राइट, जो हमारा लोअर 1/3 होता है उसके अंदर जो स्क्वेमस कॉलमनर जंक्शन होता है उसे स्क्वेमस कॉलमनर जंक्शन भी इसलिए कहते हैं बिकॉज जब रिफ्लेक्स बैक होता है ना, फॉर एग्जांपल ये आपका जंक्शन है 3rd 1 और यहाँ आपका स्टोमिक है, तो जब भी हमारा कंटेंट रिफ्लेक्स बैक होता है क्या होता है, रिफ्लेक्स, तो ये जो सा रीजन है ना लोअर 1/3 इसके अंदर क्या हो जाती है, जो उसकी लाइनिंग्स हैं वो एज इट इज़ जैसे स्टोमिक की है कॉलमनर वैसे हो जाती है। वैसे एसोफेगस की कौन सी लाइनिंग होती है, स्क्वेमस। तो बैक फ्लो ऑफ द जो कंटेंट होता है, रिफ्लेक्स बैक ऑफ द कंटेंट, उसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारी जो लेयर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कॉलमनर हो जाती हैं। इसीलिए उसे कहते हैं स्क्वेमस कॉलमनर जंक्शन। ठीक है, जो हमारा एडिनोकार्सिनोमा होता है वो हमारा होता है लोअर 1/3 में, कहाँ होता है, लोअर 1/3 में बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स बैक, और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहाँ होता है, मिडल 1/3 में। ठीक है ना, हमारा जो अपर और मिड होता है उसके अंदर होता है हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब अगर इसकी रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो आपने कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी होंगी गर्ड की, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी होंगी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ गर्ड। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ गर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि बैरेट्स एसोफेगस या एसोफेगल कार्सिनोमास, उसके अंदर जो है वो एडिनोकार्सिनोमास होते हैं। बैरेट्स एसोफेगस गर्ड इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं, बैरेट्स एसोफेगस ओबेसिटी, हाई फैट इंटेक, हाई अल्कोहल इंटेक और स्मोकिंग की वजह से क्या हो सकता है, एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा किसकी वजह से हो सकता है, हमारे गर्ड की वजह से भी हो सकता है, स्मोकिंग अल्कोहल की वजह या रिच फूड अल्कोहल स्मोक्ड फूड, टॉयलॉसिस या ऑटोइम्यून कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, अक्लेजिया कार्डिया की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशंस आती हैं वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इनकी वजह से हो सकता है हमारे। तो ये दो टाइप्स होती हैं एसोफेगल कार्सिनोमास की। नेक्स्ट हम इसकी जो प्रेजेंटेशंस है वो पढ़ेंगे और इन्वेस्टिगेशंस को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन में क्या है कि जब भी हमारे पेशेंट आएगा तो उसे क्या होगा, डिस्फेगिया, ये तो मोस्ट कॉमन है ना कि डिस्फेगिया इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर इनटू द ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री, अगर हमारे जो लंग्स के रीजन्स में, हमारे जो थोरेसिक कैविटी के रीजन्स में जाए तो हमें क्या होता है, जो हमारे थोरेसिक के रीजन्स या एयरवेज हैं उनमें क्या है, स्ट्राइडर हो सकता है, कफिंग है, चॉकिंग है और एस्पिरेशन नमूनिया है। हॉर्सिनेस हो सकती है हमारे अंदर, हमारे प्रेजेंट हो सकता है पेशेंट में, वेट लॉस, एनीमिया और सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन आती है, क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेशन से, ऑफ कोर्स जब एसोफेजियल कार्सिनोमास है, इन्वेस्टिगेशन से हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हमें पता चलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या प्रेजेंट किया गया। देखिए डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे हैं, एंडोस्कोपी कर सकते हैं, सीटी स्कैन लिखा हुआ है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है, पेट स्कैन लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू कंफर्म द डायग्नोस, विच इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस to confirm diagnose is endoscopy, which is the endoscopic biopsy। ठीक है, क्योंकि एसोफेजियल कार्सिनोमा है तो हम बायोप्सी लाजमी करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू कंफर्म द डायग्नोसिस इज एंडोस्कोपिक बायोप्सी। अगर बात की जाए, ये तो है गया आपका एक पॉइंट कि अगर डायग्नोज को कंफर्म करना है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी। अगर आ जाए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टेजिंग, ऑल ओवर स्टेजिंग, तो क्या होगी, पेट स्कैन, विच इज़ द पेट स्कैन, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। किस में होगी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, टू ऑल द स्टेजिंग। अगर आ जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर टी एंड एन स्टेजिंग, ओनली टी एंड एन स्टेजिंग, टी एंड एन, टी से क्या मतलब है, जो डेप्थ कितना
कितने तक हमारा जो है कैंसर हुआ है, और एन का मतलब क्या है, नोडल। तो डेप्थ एंड नोडल स्टेजिंग, तो क्या है उसके अंदर, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड किसके लिए करेंगे, अब ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिएगा। एंडोस्कोपी के आगे भी लिख लीजिएगा, सीटी के आगे भी, और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में और पेट स्कैन में भी। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी भी यहाँ पे डिस्कस की है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये 3 है जो हमारे मेजरली हमें डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। अब जब भी हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा ना एसोफेगल कार्सिनोमास का, इसमें होता क्या है कि जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा तो एसोफेगल कार्सिनोमास में 2 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट देखी जाती हैं साइन एंड सिम्टम्स में, एडवांस डिजीज़ में। जो क्रोनिक कफ है ना, क्रोनिक कफ, अब ये किस में है, अगर मैलिग्नेंट ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला अगर डेवलप हो जाए हमारे अंदर तो क्रोनिक कफ होगा। क्या होगा, मैलिग्नेंट ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला अगर डेवलप हो जाए तो क्या है, क्रोनिक कफ हो सकती है। और इसके अंदर हॉर्सिनस ऑफ वॉइस बिकॉज ऑफ लेरेंजियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट अगर हुई है तो क्या होगा, हॉर्सिनस ऑफ वॉइस, ठीक है। अगर केसीज की इन्वॉल्वमेंट हुई है लेरेंजियल नर्व की, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि क्रोनिक कफ और हॉर्सिनस ऑफ वॉइस, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पेशेंट जब प्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं इसकी स्टेजिंग की। देखिए जो इन्वेस्टिगेशन है ना, ये आप एक दफ़ा खुद देख लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही थे कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस किन किन चीज़ों में होती है, कि स्टेजिंग डायग्नोसिस में क्या, एंडोस्कोपिक बायोप्सी, ठीक है। इसके अलावा स्टेजिंग में क्या, ऑल ओवर पैट सिटी, जिसके अंदर 18 FDG एसिटोप्स यूज़ किए जाते हैं। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइप TNN स्टेजिंग में क्या, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। अब बात करते हैं इसकी स्टेजिंग की। देखिए TNM स्टेजिंग हमने ब्रेस्ट के अंदर भी पढ़ी थी, और एज इट इज़ TNM स्टेजिंग का मतलब यही होता है कि कितने तक हमें पता चल जाता है कि कितनी डेप्थ, कितने नोड्स, सराउंडिंग नोड्स, और मेटास्टेज कितना हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट TNM स्टेजिंग। अब प्राइमरी ट्यूमर्स में किस तरह से हो सकता है कि T1 में क्या, कि ट्यूमर इन्वेड्स लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। टाइप T1A में क्या है कि ट्यूमर इन्वेड्स लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोजा। T1B में क्या है कि ट्यूमर इन्वेड्स सब म्यूकोजा। 2 में क्या है, ट्यूमर इन्वेड्स मस्कुलरिस प्रोप्रिया। T3 में क्या है, ट्यूमर इन्वेड्स एडवेंटिशिया। और 4 में क्या है, ट्यूमर इन्वेड्स एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स के, जितने भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो उनमें। अब नोड्स में कौन कौन से आते हैं, N0 में क्या है कि कोई भी रीजनल जो लिम्फ नोड है वो मेटास्टेज नहीं होगा। N1 में क्या है कि जितने भी रीजनल लिम्फ नोड्स हैं उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। और डिस्टेंट मेटास्टेसिस में क्या है, M0 एंड M1। M0 में क्या है कि नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, और M1 में क्या है कि डिस्टेंस मेटास्टेसिस। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। देखिए वैसे तो एसोफेगल कार्सिनोमास जितने भी होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली ये एसोफेजेक्टोमी करते हैं, ठीक है। हम एसोफेगस को कट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम ट्रीटमेंट को देखते हैं। अब पायलेटिव ट्रीटमेंट भी हम इसमें देखेंगे, वो किस कंडीशन में होता है, जो लास्ट स्टेज के होते हैं, T4 के होते हैं, ठीक है, T4M1 के होते हैं, जिसके अंदर हमें चांसेस ही कम नज़र आ रहे होते हैं, जो मेटास्टेज इतना कर जाते हैं कि हम उनको एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को काट नहीं सकते, ठीक है, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया एंड सब सेंटीमेट्रिक न्यूड्यूल्स, एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शंस। अब इसमें क्या है कि T1A N0 में क्या करेंगे, एसोफेजेक्टोमी। T1B N0, T2 और N0 में क्या करेंगे, एसोफेजेक्टोमी करेंगे और लोकल लिम्फेडियम, मतलब हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं जो हमारे साइड्स पे होंगे जिन तक फैल चुका होगा उनको भी कट कर देंगे। T3 और N0 में क्या करेंगे, एसोफेजेक्टोमी और लिम्फेडेक्टोमी। केमो भी करेंगे और रेडियोथेरेपी भी करेंगे। रेडियोथेरेपी इसलिए करते हैं कि अगर रिकरेंस होना तो उससे बचाने के लिए हम रेडियोथेरेपी हमेशा करते हैं, ठीक है। और T4 में मैंने आपको जिस तरह से बताया कि पायलेटिव ट्रीटमेंट हमेशा हम करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। पैलेटिव में क्या, स्टेंटिंग है, लेज़र है, एथेनॉल इंजेक्शन है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हम करेंगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द TNM स्टेजिंग। अच्छा, अब इसकी जो सर्जरी है, अब कॉन्ट्राइंडिकेशन एक दफ़ा देख लें सर्जरी से पहले कि अगर फॉर एग्जांपल कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या है कि अगर हम किन किन में सर्जरीज नहीं करेंगे, ठीक है, हमें कॉन्ट्रा किया जाता है कि हम इन पेशेंट्स के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट इन चीज़ों से प्रेजेंट करता है तो हम इनके अंदर नहीं करेंगे। अगर सिस्टेमिक मेटास्टेसिस है, ठीक है, सिस्टम ऑल ओवर फैल चुकी है, इन्वॉल्वमेंट है वेसल्स की, ऑल्टा की, तो हम नहीं करेंगे। सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी है, नहीं करेंगे। पेशेंट अनफिट फॉर सर्जरी है, क्या उसे कार्डिक डिसऑर्डर्स भी हैं तो हम उसमें नहीं करेंगे, ठीक है।
अब बात करें R0, R1 और R2 रिसेक्शन का। जो R0 है ना, इसके अंदर हम सारे जो ट्यूमर्स हैं रेजिडुअल ट्यूमर्स, उसमें मैक्रोस्कोपिक रेजिडुअल ट्यूमर का क्या मतलब है कि बिल्कुल भी हम उसमें ट्यूमर बचाते नहीं, कि जितना भी ट्यूमर है ना, इस ऑल ओवर ट्यूमर को क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे, ठीक है। R1 में क्या है कि हम ग्रॉसली देखेंगे, जिस तरह हम कहते हैं ना एक चीज़ को हम रिवाइज कर रहे हैं, रिविजन क्या है, ग्रॉसली टाइप जो है ना ऑल ओवर देखेंगे, लेकिन हम उसमें मैक्रोस्कोपी नहीं देखेंगे। इसमें हो सकता है कि मार्जिनली कुछ कुछ ट्यूमर्स बचे हों, लेकिन इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू R0 इसमें थोड़े ट्यूमर्स रह जाते हैं। R2 में क्या है कि पार्शियल रिसेक्शन करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ट्यूमर्स हैं वो हमारे रहते हैं। अब एज़ कम्पेयर टू स्टेजिंग हम करते हैं, और पेशेंट्स की भी हम कंडीशंस देखते हैं कि हम उसमें किस तरीके से रिसेक्शन हमने करनी है, किस स्टेज की रिसेक्शन करनी है। अब बात करते हैं एसोफेजेक्टोमी। अब एसोफेजेक्टोमी का क्या मतलब है कि हमने जब भी हमारे पेशेंट आया और हमने एसोफेगस को कट करना है, तीन टाइप्स के हमारे प्रोसीजर्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, हमने उसको डिस्कस करना है। फिर एसोफेजेक्टोमी के अंदर जो मेथड्स हैं ना, हमने उनको देखना है, ठीक है। एक तो है मिनिमल इन्वेसिव एसोफेजेक्टोमी, शॉर्ट। इन तीन को है ट्रांसहाइटल, इवोर लेविस और मैकॉन 3 फेज ऑपरेशन, ठीक है। हमने इन तीन को देखना है कि ये क्या होती हैं। देखें, इवोर लेविस एसोफेजेक्टोमी में हम क्या करेंगे, लेकिन 2 इंसिजन्स करनी होती हैं इवोर लेविस में, ठीक है। इसलिए इसे 2 स्टेज भी क्या कहा जाता है, 2 स्टेज, ठीक है। अब इसके अंदर 2 इंसिजन करनी है। पहले कौन सी करनी है, फर्स्ट वन क्या करनी है, एब्डोमिनल, पहली ये एब्डोमिनल, और कौन सी करनी है, राइट थोरैकोटॉमी, ये इंसिजन। तो ये 2 इंसिजन करनी है, फर्स्ट वन और सेकंड वन, ठीक है। ये इंसिजन करेंगे और हम इसमें क्या करेंगे, जो एसोफेजेक्टोमी को हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना मोस्ट जो साइट है एनास्टोमोस करते हैं वो थोरैक्स को करते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है ना, अब यही जो इवोर लेविस है ना, वो यही है। अब देखें, यहाँ पे हमें क्या हुआ है, ट्यूमर। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कट करना है। यहाँ से हम जो ट्यूमर्स है उसे कट कर देंगे, ठीक है। और बाद के अंदर हम क्या करेंगे, एसोफेगस को हम जॉइन कर देंगे स्टोमिक के साथ। जो स्टोमिक का जो रीजन है, हम उसको क्या ले आएंगे, हमारे थोरैसिक रीजन के अंदर लेके हम उसको क्या कर देंगे, एनास्टोमोस कर देंगे। अब इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन इवोर लेविस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन इवोर लेविस, वो कौन सा हो सकता है, हमारे एटलैक्टेसिस, ठीक है। अब एटलैक्टेसिस का क्या मतलब होता है कि जितने भी हमारे लंग के पार्ट हैं वो क्या कर जाएं, कोलैप्स कर जाएं, ठीक है। और मोस्ट कॉमन इसके अंदर जो डेथ की वजह हो सकती है वो हो सकती है, मोस्ट कॉमन जो काज करती है डेथ की इसके अंदर, वो कौन सा पेशेंट कौन से होते हैं, जिनके अंदर एनास्टोमोटिक लीक हो जाता है। क्या हो जाता है, एनास्टोमोटिक लीक, ठीक है। जो हमारे जो कंटेंट है ना, वो मीडिया स्टेनम्स के अंदर क्या हो जाए, लीक कर जाए, ठीक है ना। अब ये तो हो गया इवोर लेविस प्रोसीजर। दूसरा आ जाता है मैकॉन एसोफेजेक्टोमी। इसको कहते हैं हम थ्री इंसिजन। एक तो ये करेंगे मिड, ठीक है ना। अब 3 इंसिजन करनी है ना हमने इसके अंदर, तो क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये अच्छा सारी किस वजह से हो सकती है, मिडल 1/3 की वजह से। एक तो करेंगे एब्डोमेन में, सेकंड किसके, राइट थोरैक्स और लेफ्ट नेक, 1, 2 और 3 लिखा हुआ है कि मैकॉन 3 स्टेज एसोफेजेक्टोमी, ठीक है। इसके अंदर ये कंडीशन करेंगे और हम क्या करेंगे, जितने भी कंडीशन इसमें इन्वॉल्व होंगी, इसके अंदर हमारे लिम्फ नोड की हम क्लियरेंस करेंगे, क्या करेंगे, लिम्फ नोड्स की क्लियरेंस करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ सुन लें कि लिखा हुआ है वहाँ पे कि एक तो एनास्टोमोसिस की साइड क्या है, नेक होगी, ठीक है। सर्जरी बेस्ट किसके लिए, फॉर द लिम्फ नोड क्लियरेंस, ठीक है। नेक की जो इंसिजन करेंगे वहाँ पे, तो सर्जरी इज़ बेस्ट फॉर लिम्फ नोड क्लियरेंस। और नेक एनास्टोमोसिस किसके करेंगे, मोर देन थोरैक्स एनास्टोमोसिस। तो इसके अंदर जो मोस्ट प्रोबेबली किसी लिए करते हैं, लिम्फ नोड क्लियरेंस के लिए करते हैं। थर्ड वन जो से आ जाती है वो होती है ट्रांसहाइटल एसोफेजेक्टोमी। अब ट्रांसहाइटल कैसे करते हैं, बाय द हाइटल ओपनिंग। आपने हाइटल हर्निया पढ़ा होगा, यहाँ पे आपका जो अगर डायाफ्राम है ऊपर, तो यहाँ से हमने एब्डोमिनल जोन से वो इंसिजन करनी है, ठीक है। और हमने लोअर 1/3 के लिए एज इट इज़ इवोर लेविस और मैकॉन्स हमने दोनों में इंसिजन करनी है। इसके अंदर अभी हम मोस्ट प्रोबेबली 2 इंसिजन्स करते हैं, एक एब्डोमिन में और एक नेक में। फर्स्ट वन एंड सेकंड वन 2 इंसिजन्स करते हैं और हम क्या करते हैं, एनास्टोमोस करते हैं गैस्ट्रिक ट्यूब को, ठीक है। अच्छा जी, ये होगी 3 सर्जरियाँ। अगर हम यहाँ पे बुक पे देखें क्या लिखा हुआ है, देखें इवोर लेविस क्या, इट इज़ अ 2 स्टेज प्रोसीजर, फर्स्ट अपर मिड लाइन और सेकंड हमने क्या करनी थी, थोरैकोटॉमी इंसिजन। स्टोमिक एंड लोअर एंड ऑफ एसोफेगस इज मोबिलाइज प्रिजर्विंग द राइट गैस्ट्रिक। अब जो एसोफेगस थी हमने उसको कट करके क्या करना है, गैस्ट्रिक को ऊपर ले जाना है। द राइट थोरैकोटॉमी इज परफॉर्म, जो इंसिजन करनी है ड्यूरिंग द एसोफेगस इज डिसेक्टेड एंड स्टोमिक इज ब्रॉट इनटू द थोरैक्स। मैकॉन्स 3 स्टेज में क्या है, 3 इंसिजन करेंगे एज इट इज़
इवोर लेवस है, इंसिजन क्या करेंगे, थर्ड इंसिजन। एसोफेगस इज रिसेक्टेड एंड मोबिलाइज्ड स्टोमक इज पुल्ड इनटू द नेक एंड सर्विकल एनास्टोमोसिस आर मेड। मीडियस्टिनल एब्डोमिनल लिम्फ किसके लिए मैंने आपको बताया था, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लिम्फ नोड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसहाइटल में क्या है कि इन दिस प्रोसीजर द अपर मिडलाइन इंसिजन एंड द स्टोमक इज मोबिलाइज्ड, अनदर इंसिजन इन द नेक, दो इंसिजन करते थे नेक में और किसमें, एब्डोमेन में, ठीक है। अब यहाँ पे ये थी आपकी ट्रांसहाइटल एसोफेजेक्टोमी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सर्जरी ऑफ 3 हमने जो पढ़ी है, वॉर लेविस, मैकॉन्स और ट्रांसहाइटल। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की एसोफेजेक्टोमी। कॉम्प्लिकेशन में हम किस तरह से करेंगे कि जब भी हम एसोफेजेक्टोमी कर देंगे तो हमें किस तरह से रिजल्ट मिलते हैं। अगर इसमें है कॉम्प्लिकेशन में क्या है, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स हम जब इंसिजन्स करेंगे वही साइड्स हैं हमारे थोरैक्स की। तो एटलेक्टेसिस मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमनली क्या है, इवोर लेविस के अंदर आ जाएगी। नमोनिया आ सकता है, ARDS एम्पाइमा आ सकता है, लीक ऑफ एनास्टोमोसिस आ सकता है, ठीक है। इट इज़ अ मोर सीरियस कॉम्प्लिकेशन। डेथ की वजह मैंने इवोर लेविस में आपको बताया कि एनास्टोमोसिस की वजह से क्या आ सकता है, लीकेज की वजह से क्या आ सकता है, डेथ मोस्ट कॉमन हो सकती है। इंजरी टू थोरैसिक डक्ट, इंजरी टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, मैंने आपको बताया कि लेरेंजियल नर्व आपकी डैमेज हो सकती है वॉर लेविस के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमन डेथ की वजह भी यही बनती है, ठीक है। इंजरी टू अल्टा हो सकती है। वॉन्ड कॉम्प्लिकेशन में क्या, वॉन्ड कॉम्प्लिकेशन है। कार्डियक कॉम्प्लिकेशन में क्या है, आर्टियल फिब्रिलेशन के जो आर्टरी है वो फिब्रिलेट, मतलब वो ज़ोर ज़ोर से उसका कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है ना, और जिसकी वजह से एरिथमिया भी देखा जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर और डायफ्रैग्मेटिक हर्निएशन। ये मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस आपकी आ सकती हैं। अच्छा, रेडियोथेरेपी में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में ट्रीटमेंट मोडालिटी स्क्वेमस कार्सिनोमा में हो सकती है, बट एडिनो कार्सिनोमा क्योंकि ज़्यादा होता है, लोअर 1/3 में इसमें रेजिस्ट करती है, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करती, ठीक है। केमोथेरेपी में क्या है कि हम एजेंट्स यूज़ करेंगे, ठीक है, और सिस्प्लाटिन एंड 5-FU हम केमोथेरेपी के लिए यूज़ करें। अगर प्रोग्नोसिस की बात कीजिए एज इट इज़, जैसे मैंने ब्रेस्ट सर्जरी के अंदर पढ़ा था, एज इट इज़ यहाँ पे T1 की क्या सबसे ज़्यादा होती है, 2, 3, फिर जो टॉप 4 होता है या M1 होता है इसके अंदर बहुत कम होती है, और इन दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, पैलिएटिव ट्रीटमेंट। अब पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या किस लिए करते हैं, टू कंट्रोल आउट द सिम्टम्स, टू कंट्रोल द सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स को हम कंट्रोल करेंगे तब तक जब तक कि पेशेंट्स, ऑफ कोर्स एट द एंड तो यही होता है कि डेथ हो जाती है, लेकिन हम अपनी तरफ से हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। मोर देन 2/3 ऑफ द पेशेंट एसोफेजियल कैंसर इज डायग्नोज्ड एट द टाइम व्हेन द लिमिट ऑफ क्योर हैज़ क्रॉस्ड। सो हमें क्या करते हैं, पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं। द एम ऑफ द पैलिएटिव ट्रीटमेंट इज to relieve the dysphagia. Nowadays surgery is not performed as a palliative procedure. Intubations क्या है, the tube is passed across the tumor through which the food particles could pass various types of tubes, Souters, Celestine, और ये जितनी भी ट्यूब्स हैं वो पास की जाती हैं टू मेक आउट कि यार जितनी भी यहाँ से जैसी ट्यूब्स है हमारे पास की गई है ताकि हम जो सिम्टम्स है उस पर कंट्रोल आउट कर सकें डिस्फेगिया से बचाने के लिए, ठीक है। लेज़र थेरेपी और रेडियोथेरेपी भी यूज़ करते हैं। रेडियोथेरेपी कैन बी यूज टू रिलीव द डिस्फेगिया, टू रिलीव बोनी पेन caused by metastatic deposits into the bone. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसोफेजियल कैंसर्स। तो ये आज हमारा जो सा है वो एसोफेगस का पूरा सेक्शन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट स्टोमक एंड ड्यूडेनम। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।